हरियाणा बोर्ड के 9वीं कक्षा के छात्रों का कल 8 अगस्त 2024 को सेट 1 का पहला पेपर है और पहला पेपर हिंदी विषय का है। इसलिए हिंदी विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सेट 1 का हिंदी विषय का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व करवाऊंगा ताकि आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि मैं आपको अपने चैनल के ऊपर हरियाणा बोर्ड से संबंधित जितनी भी लेटेस्ट जानकारी है वो सभी उपलब्ध करवाता हूं। इसके अलावा आपकी सभी सब्जेक्ट की फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी भी करवाऊंगा। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टूडेंट असेसमेंट सेट 1 का क्वेश्चन पेपर है। अगस्त 2024 के एग्ज़ाम के लिए 9वीं कक्षा का है, हिंदी विषय का है। 1 घंटे का आपका टाइम मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए और 40 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। खंड कैसे, सबसे पहले ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे और ग्रामर के अंदर पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू वाला। निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करें, यानी कि शुद्ध शब्द बताना है। तो आंसर है प्रकार। इन चारों शब्दों में जो प्रकार है ये शुद्ध शब्द है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विकारी शब्द किसे कहते हैं, से उदाहरण स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें। विकारी शब्द का अर्थ है परिवर्तन या दोष, यानी कि विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें परिवर्तन होता है या फिर कोई दोष होता है। वाक्य में प्रयोग करते समय, यानी कि जब हम इन शब्दों का वाक्य के अंदर प्रयोग करेंगे, लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण जिस शब्द में थोड़ा परिवर्तन होगा, यानी कि इन सभी वजह से, लिंग की वजह से, वचन की वजह से, काल की वजह से और कारक की वजह से, यानी कि कार्य करने वाले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता की वजह से जो परिवर्तन होगा उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बताया गया है, शब्द लिया है लड़का। लड़का एक शब्द है और इसका जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वाक्य के अंदर इसका प्रयोग हुआ है कुत्ते ने एक लड़के को काटा, यानी कि कुत्ते ने एक लड़के को काटा, यानी वर्ड शब्द था लड़का और यहाँ पर बन गया लड़के, तो लड़का का लड़के बन गया। उसके बाद है दूसरा उदाहरण, लड़कों ने कक्षा में शोर मचा दिया, यानी कि जो शब्द था लड़का उसका यहाँ पर इस वाक्य के अंदर लड़कों, यानी कि इसका लड़कों बन गया। उसके बाद विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद चॉइस में भी एक क्वेश्चन आएगा। ग्रामर में हर एक क्वेश्चन के चॉइस में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। उसके बाद जो चॉइस में क्वेश्चन है वो है विस्मयादि बोधक अवयव किसे कहते हैं, से उदाहरण परिभाषा दीजिए। आंसर देखें। विस्मयादि बोधक वे अवयव हैं जो हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, संबोधन, तिरस्कार, दुख, पीड़ा आदि मनोविकारों का बोध कराते हैं, यानी कि अवयव विस्मयादि बोधक अवयव होते हैं जो अचानक जो दिल में उत्पन्न होने वाली जो फीलिंग्स हैं उनको बताते हैं, चाहे वो खुशी हो, यानी कि अचानक कोई खुशी की बात हो, या फिर कोई दुख की बात हो, या फिर घृणा की बात हो, या फिर कोई सरप्राइज़ हो, हैरानी की बात हो, या संबोधन हो। और इसकी जो पहचान होती है वाक्य के लास्ट में जो है ये चिन्ह होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसको इंग्लिश में साइन ऑफ एक्सक्लेमेनेशन कहा जाता है। तो विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं, यानी कि जो मन की अचानक जो फीलिंग्स होती हैं उनको बताते हैं, उनको विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। और इसकी पहचान है लास्ट में ये जो है चिन्ह लगता है, इसको प्रदर्शित करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो ये जो शब्द है वाह, ये जो है अचानक जो फीलिंग है उसको बताता है। उसके बाद अनुस्वार और अनुनासिक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित दीजिए, यानी कि उदाहरण बताना है, देना है। तो सबसे पहले है अनुस्वार। हिंदी भाषा में स्वर के बाद व्यंजन आते हैं, यानी कि हिंदी भाषा के अंदर जो स्वर है उसके बाद व्यंजन आते हैं और इनका उच्चारण नाक से होता है, यानी कि जब इनको बोलते हैं तो जो सांस है वो नाक से ज़्यादा निकलते हैं, यानी कि इनका उच्चारण नाक से होता है। हिंदी भाषा में बिंदु अनुस्वार का प्रयोग विभिन्न जगहों पर होता है और जो बिंदु है इसकी पहचान ये होती है कि वाक्य में जो है बिंदु का प्रयोग होगा। तो उदाहरण भी दिए गए हैं नीचे, जैसे कि गंगा है, चंचल है, ठंडा है, अंतर है, ये उदाहरण है अनुस्वार के। उसके बाद है अनुनासिक। जब किसी स्वर के उच्चारण में, यानी कि किसी स्वर के बोलते समय मुख से अधिक तथा नाक से कम प्रश्वास निकले, यानी कि किसी स्वर को बोलते समय जब मुख से ज़्यादा
जो है सांस निकले नाक से कम, तो ऐसे जो स्वर होते हैं वो अनुनासिक कहलाते हैं। तब लिखित रूप में इसे दर्शाने के लिए उस स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु को लगाया जाता है, और इसकी पहचान ये है कि वाक्य के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा, और यहाँ पर जो है बिंदु लगता है, सिर्फ यहाँ पर चंद्र बिंदु लगता है। और उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि गांव है, सांप है और घूंघट है। उसके बाद इसके भी चॉइस में क्वेश्चन मिलेगा। इसके चॉइस में जो क्वेश्चन है वो है, भाषा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। आंसर देखें, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी कि भाषा है, जैसे हिंदी भाषा है, इसका प्रयोग जो है मनुष्य बोलकर या फिर सुनकर या फिर लिखकर या फिर पढ़कर अपने मन के जो विचार हैं, जो भाव हैं, उनका आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में जिनके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरे को समझा सकें, तो यहाँ पर यह बताया गया है। दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों को, यानी कि जो हमारी फीलिंग्स है, जो भावनाएं हैं, उनको लिखकर या फिर कथित रूप से यानी कि कहकर, बोलकर दूसरे को समझा सकें, अपने मन की बात दूसरे को बोलकर या लिखकर समझा सकें और दूसरों के भावों को समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। और सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। यानी कि सार्थक शब्दों का जो समूह होता है, यानी कि जो ऐसे शब्दों का समूह जिनका कोई अर्थ हो, उसको जो है और संकेत हो, उसको भाषा कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अवयव किसे कहते हैं। अवयव उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कभी परिवर्तन नहीं होता, यानी कि इनकी वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं, और इसको अवयव के साथ साथ अविकारी शब्द भी कहते हैं। उदाहरण दिया गया है, जैसे अभी, अरे, आज और पुरो, ये अवयव हैं, यानी कि अविकारी शब्द हैं जिनके ऊपर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद इसके चॉइस में भी क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, से उदाहरण उत्तर दीजिए। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, स्वभाव, दशा, अवस्था, भाव या संकल्पना आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ पर बताया गया है, बुढ़ापा है, बचपन है, गर्व है, सुंदरता है, मिठास है, प्रेम है और वीरता आदि। तो भाववाचक संज्ञा वो होती है, यानी कि वो शब्द होता है जिससे किसी गुण के बारे में, दोष के बारे में, स्वभाव के बारे में, दशा के बारे में यानी और अवस्था के बारे में जो है पता लगे। जैसे कि यहाँ पर बुढ़ापे से पता लगता है कि व्यक्ति बूढ़ा है, बचपन से पता लगता है कि छोटा बच्चा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, क्षितिज काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे काव्यखंड से, कविता से। तो पहला क्वेश्चन है, हंसा का क्या अर्थ है। हंसा का मतलब होता है आत्मा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है। यानी कि मानसरोवर शब्द जो है उसका क्या अर्थ है, तो यहाँ पर इसका अर्थ है पवित्र मन। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि पोयम से स्टैंजा आएगा, यानी कि पंक्तियाँ आएंगी और इसके नीचे जो है क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है, पहले तो इस कविता की पहचान करनी है और इस जो आपकी 3 पोयम है, उन तीनों पोयम के जो पोएट हैं यानी कि कवि हैं, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। तो इस कविता का नाम है वाक, और जो कवित्री हैं वो है ललदयद। उसके बाद कवित्री कच्चे धागे रूपी रस्सी से क्या खींच रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कवित्री है यानी कि जो पोएटेस हैं वो कच्चे धागे रूपी रस्सी से क्या खींच रही है। आंसर देखें, कवित्री कच्चे धागे रूपी रस्सी से अपनी जीवन रूपी नाव खींच रही है, यानी कि अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही है। कवित्री को किसके घर जाने की चाह घेरे हुए, यानी कि कवित्री जो है किसके घर जाना चाहती है। तो आंसर है कवित्री ईश्वर के घर जाना, यानी कि भगवान के घर जाना चाहती की जो चाह है उसे घेरे हुए है, यानी कि घर जाना चाहती है। अगला क्वेश्चन है, भवसागर शब्द का क्या अर्थ है। तो भवसागर शब्द का अर्थ है संसार रूपी सागर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवित्री ने किसके जीवन रूपी नाव किससे जीवन रूपी नाव पार लगाने की प्रार्थना की है, यानी कि
जो कवित्री हैं उन्होंने किससे जीवन रूपी जो नाव है पार लगाने की प्रार्थना की है? तो भगवान से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, यानी कि कविता से पंक्तियाँ आएंगी और इसका जो है काव्य सौंदर्य बताना है। तो पहले है इसके अंदर भाव सौंदर्य। इस दोहे में कवि ने स्पष्ट किया है कि जब मनुष्य का हृदय रूपी सरोवर भक्ति रूपी जल से भरा होता है, तब मनुष्य का आत्मा रूपी हंस भक्ति रूपी जल में ही डूबा रहता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कवि कहता है कि जब मनुष्य का हृदय रूपी जो सरोवर है, यानी कि मनुष्य के हृदय को यहाँ पर सरोवर यानी कि तालाब कहा है, और इसके बारे में ये बताया गया है कि जब ये भक्ति रूपी यानी कि भक्ति रूपी जो जल है उससे अगर मनुष्य का हृदय भर जाए, तब मनुष्य की जो आत्मा रूपी जो हंस है, यानी कि मनुष्य की जो आत्मा है उसकी तुलना हंस से की गई है। जो हंस है भक्ति रूपी जल में ही डूबा रहता है, तो उस समय पर जो है भक्ति रूपी जल के अंदर ही जो हंस है, जो आत्मा है मनुष्य की, वो डूबी रहती है। सांसारिक विषम वासनाओं यानी कि सांसारिक जो जटिलताएं हैं, समस्याएं हैं और जो वासनाएं हैं की ओर नहीं जाता, यानी कि फिर मनुष्य का हृदय जो है जो समस्याएं हैं और जो वासनाएं हैं उनकी ओर आकर्षित नहीं होता। अगला है इसी के अंदर है शिल्प सौंदर्य। इस छंद में कवि ने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है, यानी कि जो भाषा यूज की गई है वो है सदुक्कड़ी भाषा। भाषा प्रसाद गुण युक्त सरल सहज व धारा प्रवाहमयी है। जो भाषा है वो प्रसाद युक्त सरल है, सहज है और प्रवाहमयी है, यानी कि धारामयी है। लाक्षणिक तथा प्रतीकात्मक शब्दावली युक्त इस दोहे में शांत रस का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास एवं रूपक अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखें, क्षितिज गद्य खंड, यानी कि जो आपके पाठ हैं उससे भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, झूरी के बैल किस जाति के थे? यानी कि जो झूरी था उसके जो बैल थे वो कौन सी जाति के थे? तो वो पछाई जाति के थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तिब्बत की सर्वाधिक खतरे वाली जगह का क्या नाम है? यानी कि तिब्बत के अंदर जहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा है उस जगह का नाम क्या है? तो आंसर है डांडे। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ की विधा क्या है? यानी कि इस पाठ की जो विधा है वो क्या है? निबंध है। तो ये पाठ जो है वो एक निबंध है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि पाठ से एक स्टैंजा पैसेज आएगा और उस पैसेज के नीचे क्वेश्चन होंगे, तो उसके आंसर देने होंगे आपको। तो पहले तो आपको इसको पढ़ना है और ये पता लगाना है कि कौन से पाठ से है। जिस तरह से पोयम का जो कवि था उसके नाम याद करने हैं, उसी तरह से 3 पाठ हैं, तीनों पाठों के जो आपके लेखक हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो क्वेश्चन आएगा एक, पाठ का नाम है लहासा की ओर और लेखक का नाम है राहुल सांकृत्यायन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, किस कारण तिब्बत जाने वाले मार्ग पर दूर तक आदमी नहीं देखा जा सकता? आंसर देखें, नदियों के मोड़ और पहाड़ों के किनारों के कारण, यानी कि नदियों के मोड़ अधिक हैं और पहाड़ के किनारे ज़्यादा हैं। इसके कारण तिब्बत जाने वाले मार्ग पर दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता है। यानी कि मार्ग जो है वो सीधे नहीं है, नदियों के मोड़ अधिक हैं और पहाड़ों के किनारे अधिक हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को दूर तक नहीं देखा जा सकता। लेखक ने डाकुओं के लिए कौन सी जगह को सबसे अच्छी जगह बताया है? आंसर देखें, लेखक ने डाकुओं के लिए नदियों के मोड़ एवं पहाड़ों के किनारों वाली निर्जन जगह का मतलब होता है सुनसान जगह को उपयुक्त यानी कि उचित अच्छा बताया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, तिब्बत में कहाँ खून होने पर खूनी को सज़ा मिल सकती है? तो आंसर देखें, तिब्बत के किसी गांव में खून होने पर खूनी को सज़ा मिल सकती है, परंतु निर्जन यानी कि सुनसान जगह पर खून की सज़ा प्राय नहीं मिल पाती। यानी कि अगर सुनसान जगह पर खून होता है तो वहाँ पर सज़ा नहीं मिल पाती, केवल गांव में अगर खून होता है तभी जो है अपराधी को सज़ा मिल पाती है। निर्जन स्थानों से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो निर्जन स्थान का मतलब होता है सुनसान, अर्थात जहाँ कोई मनुष्य ना हो, उसे लेखक ने निर्जन स्थान कहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? आंसर देखें, 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे।
छोटी बच्ची भैरों की बेटी थी, यानी कि जो छोटी बच्ची थी वो भैरों की बेटी थी। उसकी माँ का देहांत हो गया था और सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी। बैलों को भी दिन भर जोतते समय डंडों की मार पड़ती थी, यानी कि जो बैल थे जिन दिन भर जोतते टाइम उनको भी जो है डंडों की मार पड़ती थी। यही नहीं, उन्हें खाने के लिए केवल सूखा भूसा ही दिया जाता था। अतः बैलों की इस दुर्दशा पर छोटी बच्ची को दया आ गई, यानी कि बैलों की जो ये हालत थी उसके ऊपर छोटी बच्ची को दया आ गई। उसे लगता था कि उसके समान बैलों के साथ भी सौतेला व्यवहार हो रहा है, यानी कि छोटी बच्ची को यह महसूस होता था कि जिस तरह से उसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है उसी तरह से बैलों के साथ भी जो है सौतेला व्यवहार हो रहा है। यही कारण है कि उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया और वह रात के समय उनको एक एक रोटी खिलाने लगी तथा समय आने पर उनकी रस्सी खोलकर उन्हें भगा दिया। उसके बाद 24 में भी एक क्वेश्चन आएगा। तो 24 में जो क्वेश्चन है वो है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आंसर देखें। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय भारतीय तिब्बत नहीं जा सकते थे, यानी कि उस समय जो भारत के लोग थे उनको तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए लेखक को भिखारी बनकर नेपाल के रास्ते वहाँ जाना पड़ा। उसे दुर्गम मार्ग यानी कि कठिन मार्ग की कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ी। डाकुओं तथा लुटेरों से बचने के लिए भिखमंगों के समान टोपी निकालकर जीभ निकालकर भीख मांगनी पड़ी, यानी कि डाकुओं और लुटेरों जो लुटेरे थे उनसे बचने के लिए भिखमंगों की तरह टोपी निकालकर और जीभ निकालकर उसको भीख मांगनी पड़ी। सुस्त घोड़े के कारण लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया, यानी कि उसका जो घोड़ा था वो सुस्त था जिसकी वजह से वो अपने साथियों से बिछड़ गया और गलत रास्ते पर चला गया। भार वाहक न मिलने के कारण, यानी कि बोझा उठाने वाला न मिलने के कारण उसे अपना सामान पीठ पर लाद कर पहाड़ी रास्ते पर चलना पड़ा, यानी कि भार वाहक जो बोझा उठाने वाला था वो नहीं मिला, जिसके कारण उसको अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर पहाड़ी रास्ते के ऊपर चलना पड़ा। मार्ग में खाने पीने के लिए जो भी मिला उसे खाना पड़ा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, प्रेमचंद का यानी कि लेखक का जीवन परिचय देना है और यहाँ पर प्रेमचंद का जो जीवन परिचय है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले है जीवन परिचय। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था, यानी कि प्रेमचंद का जो असली नाम था, मूल नाम था वो धनपत राय था और उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के नज़दीक लम्ही गांव में हुआ था। पिता का नाम अजायब राय था और वे डाक खाने में मामूली नौकरी करते थे। वह जब सिर्फ 8 साल के थे तब मां का निधन हो गया। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया लेकिन वह मां के प्यार और वात्सल्य से महरूम रहे, यानी कि प्यार जो मां का प्रेम था और वात्सल्य था उसको नहीं मिला। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यानी कि शुरुआती शिक्षा गांव से ही प्राप्त की। 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ, यानी कि 15 साल की उम्र में शादी हो गई। उन्होंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करके प्राथमिक स्कूल में अध्यापन कार्य किया, यानी कि 10वीं कक्षा पास करने के बाद जो प्राथमिक स्कूल था यानी कि प्राइमरी स्कूल उसमें उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। नौकरी के साथ साथ उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि नौकरी करते करते ही उन्होंने बीए की जो परीक्षा थी वो उत्तीर्ण की, यानी कि पास की और शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर नियुक्त हुए और शिक्षा विभाग के अंदर डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। 8 अक्टूबर सन 1936 को यह महान कथाकार यानी कि कहानीकार हमें सदा के लिए बिछड़ गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक रचनाएं। प्रेमचंद जी ने अपनी लेखनी से हिंदी गद्य साहित्य विशेषकर कथा साहित्य की श्रीवृद्धि की, यानी कि बढ़ोतरी की। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। उपन्यास, यानी कि उनके द्वारा जो उपन्यास लिखे गए थे उनके नाम हैं ये: सेवा सदन, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, प्रतिज्ञा, गोदान, मंगलसूत्र, ये सारे उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास के नाम हैं। उसके बाद कहानियों के नाम। उनकी लगभग 300 कहानियाँ, जैसे कि मानसरोवर 8 खंड, जिसके 8 खंड थे, 8 खंड में प्रकाशित हुई यानी कि छपी थी। प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर, नशा, कफन, पूस की रात, ठाकुर का कुआं आदि, यानी कि ये प्रसिद्ध कहानियों के नाम हैं। उसके बाद जो निबंध लिखे,
कुछ विचार, मोहम्मद शेख सादी, तलवार और त्याग, इन्हें हिंदी साहित्य में कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट आदि नाम से भी जाना जाता है। यानी कि मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उसके बाद है साहित्यिक विशेषताएं। प्रेमचंद हिंदी साहित्य जगत में अपने कथा एवं उपन्यास साहित्य के कारण जाने जाते थे। यानी कि उनकी पहचान थी कि वो जो है कथा और उपन्यास लिखते थे। इनका संपूर्ण कथा साहित्य शोषित, पीड़ित, व्यथित लोगों की मूक वेदना को अभिव्यक्ति करने वाला है। यानी कि इन्होंने जो है शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। इन्होंने अपनी कथाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार, गांधीवाद, नारी चेतना आदि को मुखरित करने का प्रयास किया। यानी कि इनको इन समस्याओं को समाज के सामने प्रस्तुत करने का कार्य किया। समाज सुधार के अंतर्गत बाल विवाह, अनमेल विवाह यानी कि बिना मेल का विवाह, दहेज प्रथा, नारी उत्पीड़न उनके प्रिय विषय थे। यानी कि इन विषयों के ऊपर वो लिखते थे। इनकी रचनाओं में अधिकांश पात्र निम्न वर्ग के थे। यानी कि इनकी जो रचनाएं थी उनके अंदर जो पात्र थे, जो किरदार होते थे, वो निम्न वर्ग यानी कि निम्न गरीब थे तथा उच्च वर्ग द्वारा प्रताड़ित एवं शोषण है। और जो शोषण के बारे में लिखते थे, यानी कि निम्न वर्ग जो है उनके जो शोषण किया जाता था उच्च वर्ग के द्वारा, उसके बारे में वो लिखते थे। उनकी कथाएं यथार्थवादी हैं जो आदर्श की ओर उन्मुख हैं। यानी कि आदर्श की बातें लिखी होती थी। उसके बाद है भाषा शैली। प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में सरल, सहज व धारा प्रवाह में ही हिंदी का प्रयोग किया। उनकी भाषा में तद्भव शब्दों की बहुलता थी। यानी कि तद्भव शब्दों को प्रयोग उन्होंने ज़्यादा किया। इन्होंने अपनी भाषा को पात्रानुकूल बनाने के लिए, यानी कि पात्र कानून यानी कि जो करैक्टर था, करैक्टर के अनुसार बनाने के लिए अनेक स्थलों पर देशज शब्दों यानी कि देसी शब्दों का भी प्रयोग किया। इन्होंने अपनी भाषा में देसी व साहित्यिक मुहावरों तथा लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। उसके बाद खंड गय। इसमें जो है कृतिका भाग 1 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कृतिका जो भाग 1 की जो आपकी किताब है, इसमें पहला क्वेश्चन है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा फिर भी उनके व्यक्तित्व से वह प्रभावित थी। आंसर देखें। लेखिका जो है उसने अपनी नानी के व्यक्तित्व के बारे में बहुत सुन रखा था। यानी कि लेखिका जो थी उसने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसके व्यक्तित्व के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था। उसकी नानी भले ही परंपराओं में जकड़ी हुई थी, यानी कि पुरानी परंपराओं को मानती थी, अनपढ़ थी, पर्दे में रहने वाली औरत थी, लेकिन उसके विलायती ढंग से जीने वाले अपने बैरिस्टर पति के साथ बिना किसी शिकवे शिकायत के जीवन व्यतीत किया। यानी कि जो लेखिका की नानी थी वो पुरानी परंपराओं को मानती थी, अनपढ़ थी और पर्दे में रहने वाले औरत थी, लेकिन उसका जो पति था वो विलायती यानी कि विदेशी ढंग से जीने वाला बैरिस्टर यानी कि वकील था। और फिर भी उसने बिना शिकवे यानी शिकायत के, कोई भी शिकायत किए बगैर उसने अपना जीवन जो है पूरा उसके साथ व्यतीत किया। मरने से पूर्व यानी कि मरने से पहले लेखिका की नानी ने पर्दे की परवाह न करते हुए अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से यह वचन लिया कि वे उनकी बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से करेंगे। यानी कि मृत्यु के समय पर अपने पति के मित्र से, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी था जिसका नाम प्यारेलाल शर्मा था, उससे उसने वचन लिया कि उसकी बेटी का विवाह वह जो है एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ ही करेगा। नानी के चरित्र की इन्हीं विशेषताओं के कारण लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित थी। यानी कि उसकी नानी के चरित्र की जो विशेषताएं थी, इन्हीं विशेषताओं के कारण जो लेखिका थी अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी। उसके बाद चॉइस में भी क्वेश्चन आएगा। चॉइस वाला क्वेश्चन देखें। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? आंसर देखें। बाढ़ की खबर सुनकर लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे। यानी कि जब उनको ये खबर मिली कि बाढ़ आएगी तो सभी लोग जो हैं सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए। वे अपने घरों में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां तथा पत्र पत्रिकाएं एकत्रित करने लगे। यानी कि बाढ़ आने के डर से उन्होंने अपने घरों के अंदर ईंधन यानी कि जो आग जलाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती है उसको इकट्ठा कर लिया, आलू,
मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी यानी कि पीने का साफ़ पानी और कंपोज की जो गोलियां थी और पत्र पत्रिकाएं जो है उन्होंने इकट्ठी कर ली, ताकि बाढ़ के दिनों में उन्हें खाने पीने का कष्ट ना हो, यानी कि बाढ़ के दिनों के दौरान जो है खाने पीने की कोई उनको समस्या ना हो, इसलिए उन्होंने पहले ही सारा सामान इकट्ठा कर लिया और पत्रिकाएं पढ़कर वो अपना समय व्यतीत कर सकें। और पत्रिकाएं इसलिए एकत्रित की यानी कि इकट्ठी की ताकि उसको पढ़कर वो अपना समय बिता सकें। उसके बाद नैतिक शिक्षा से भी क्वेश्चन आएंगे। नैतिक शिक्षा के पहले जो 3 पाठ हैं उनमें से क्वेश्चन आएंगे और मैंने नैतिक शिक्षा की पूरी किताब का जो सॉल्यूशन है, आपके जो टोटल 10 पाठ हैं उन 10 पाठों के जो सॉल्यूशन है वो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। वहाँ से आप उन तीनों पाठों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, इनकी तैयारी ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थी के रूप में झूठा दिखावा करने का आपको क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी कि विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई करने का केवल दिखावा करना यानी कि झूठा दिखावा करने का आपको क्या नुकसान होगा, उसके बारे में बताना है। आंसर देखें, विद्यार्थी के रूप में झूठा दिखावा करने का हमें निम्नलिखित नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। पहला नुकसान ये है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, यानी कि जो भी विद्यार्थी ये चाहता है कि मैं आगे चलकर ये बनना चाहता हूँ, अगर वो पढ़ेगा नहीं, सिर्फ दिखावा करेगा पढ़ने का, तो उसको उसके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। उसके बाद है, हमारा झूठ जब पकड़ा जाएगा तब हमारा मान सम्मान भी नष्ट हो जाएगा, यानी कि जब झूठ पकड़ा जाएगा तो उस विद्यार्थी का जो मान सम्मान है, जो आदर है, वो कम हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसके बाद भविष्य में भी लोग हमारे व्यवहार पर विश्वास नहीं करेंगे और झूठे व्यक्ति के ऊपर भविष्य में जो लोग हैं वो उसके ऊपर विश्वास भी नहीं करेंगे। यदि हमने पढ़ाई लिखाई के कार्यों में झूठा दिखावा किया तब न तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं और न ही विद्या अर्जित कर सकेंगे, यानी कि पढ़ाई लिखाई का अगर विद्यार्थी झूठा दिखावा करते हैं, ना तो वो परीक्षा में पास होंगे और ना ही उनको नॉलेज होगी, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, विद्या अर्जित नहीं होगी। उसके बाद चॉइस में भी क्वेश्चन आएंगे, इसके नैतिक शिक्षा के भी जो क्वेश्चन है उनके चॉइस में क्वेश्चन आएंगे। तो चॉइस वाला क्वेश्चन है, अर्जुन को ही श्री कृष्ण का आश्रय क्यों मिला, यानी कि अर्जुन को ही श्री कृष्ण का आश्रय यानी कि साथ क्यों मिला। आंसर देखें, अर्जुन को ही श्री कृष्ण का आश्रय इसलिए मिला क्योंकि उसमें एक और तो अपने कर्म के प्रति समर्पित निष्ठा थी, यानी कि वो जो अर्जुन था वो अपने काम के प्रति समर्पित था, उसे अपने पुरुषार्थ पर विश्वास था और उसको जो है अर्जुन को अपने पुरुषार्थ के ऊपर यानी कि जो उसने मेहनत की है, जो उसने कार्य किया है, उस पर भी विश्वास था। उसके बाद दूसरी ओर उसमें अपनी समता, वीरता आदि के प्रति अहंकार नहीं था, यानी कि जो अर्जुन था वो बहुत ही वीर था और सक्षम व्यक्ति था, लेकिन इस बात का उसके अंदर कोई भी अहंकार नहीं था। उसने महाभारत के युद्ध के आरंभ होने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा को अपने कर्म का आधार बना दिया था, यानी कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ उससे पहले ही उसने भगवान श्री कृष्ण की जो कृपा थी उसको अपने यानी कर्म का मतलब होता है कार्य का आधार बना लिया था। इसके अतिरिक्त उसमें अपने कर्म के प्रति जागरूकता थी, यानी कि अपने कार्य के प्रति उसमें जागरूकता थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, भगवत गीता में श्रीमद् भगवत गीता में अत्यधिक महत्व किसे दिया गया है। आंसर देखें, जो श्रीमद् भगवत गीता है उसमें सबसे अधिक महत्व बुद्धि को दिया गया है। इसका मूल कारण यह है, यानी कि जो इसका मुख्य कारण है उसका कारण यह है कि हमारा जो शरीर है एक रथ या गाड़ी है, तो बुद्धि उस रथ को चलाने वाला सारथी या ड्राइवर है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो गीता है उस गीता के अंदर बुद्धि को अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि यदि हमारा शरीर एक रथ है या फिर कोई गाड़ी है तो बुद्धि उस शरीर को चलाने वाला सारथी है, यानी कि रथ का सारथी या ड्राइवर है। यदि सारथी या ड्राइवर यानी कि बुद्धि ठीक नहीं है तब अच्छे रथ गाड़ी को भी भारी नुकसान हो सकता है, यानी यहाँ पर यह बताया गया है अगर हमारी बुद्धि अच्छी नहीं होगी तो हमारा जो शरीर है उसको भी भारी नुकसान होगा। उसी प्रकार यदि बुद्धि अच्छी नहीं है तो हमारे शरीर को भी भारी हानि हो सकती है। तो यही बात बताई गई है कि अगर सारथी जो ड्राइवर है जिसकी तुलना बुद्धि से की गई है, यानी कि जो बुद्धि है
अगर वो ठीक नहीं होगी तो हमारा जो रथ है, जो हमारी गाड़ी है, उसको भारी नुकसान होगा। यानी कि अगर गाड़ी का ड्राइवर अच्छा नहीं है तो गाड़ी को नुकसान होगा। इसी तरह से ये बताया गया है कि अगर व्यक्ति की बुद्धि ठीक नहीं है तो उसके शरीर को भी नुकसान होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आवर्जम। आवर्जम के रूप में गीता के कृष्ण वास्तव में क्या कहना चाहते हैं? आंसर देखें। आवर्जम आवर्जम शब्द का अर्थ है स्वभाव की सरलता, सहजता और सीधापन। यानी कि सरल सीधे स्वभाव वाला उसको आवर्जम कहते हैं। श्री कृष्ण वास्तव में यह कहना चाहते हैं कि हमारे मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए। हमें दिखावे के लिए सीधा साधा या भोला बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस सरलता, सादगी व सहजता को हम दर्शाना चाहते हैं, वह सरलता हमारे स्वभाव और आदत में होनी चाहिए, व्यवहार में होनी चाहिए। यानी कि वो जो सरलता है, जो स्वभाव है, वो हमारे व्यवहार के अंदर दिखाई देना चाहिए। तो ये था आपका हिंदी विषय का 9वीं कक्षा का सेट 1 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।